आज मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की तकरीर सुनी है। जब WHO जब कह दे कि ये एंडेमिक है, तो फिर हमें उसे एंडेमिक की तरह ट्रीट करना है, हमें उसे एक मुश्किल की तरह नहीं ट्रीट करना। सिर्फ ये आपके घर में आएगा आपकी वजह से, आप इसको लेकर आएंगे। अब मैंने वज़ीर आज़म से पर्सनली भी मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे तब भी कहा और आज मैंने उनकी स्पीच में भी देखा कि जी हम ट्यूसडे के दिन कंस्ट्रक्शन के ऊपर स्पेशल मुराद देने लगे हैं ताकि उससे फौरी तौर पर जॉब्स निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और ये जो घंटी का निशान है इसको ज़रूर क्लिक करें, बहुत अहम है क्योंकि इसके बाद सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। आज मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की तकरीर सुनी है और मैं आपको एक बात बताऊँ कि मुझे दुख हुआ वो तकरीर सुन के। मैं समझ सकता हूँ वो मुश्किलात जो वज़ीर आज़म के लिए हैं कि जिस तरह उन्होंने कहा कि 20 से 25% अवाम हमारी खत गुर्बत से नीचे है और उनका क्या होगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको कि जिस तरह से हम चल रहे हैं, अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हम पता नहीं कितने फ़ीसद को हम इससे एक्सपोज कर देंगे, शायद बहुत ज़्यादा उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वज़ीर आज़म ने सैलाब और ज़लज़ले में पाकिस्तानी कौम की हिम्मत की दाद दी, बड़ी अच्छी बात है, सारी दुनिया देती है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ ना ये सैलाब है ना ये ज़लज़ला है। सैलाब आता है गुजर जाता है, ज़लज़ला आता है ख़त्म हो जाता है और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं कि कोई इमारत गिरी हुई है तो आप उसमें से लोगों को निकाल रहे हैं, जो फंसे हुए हैं उनको बचा रहे हैं, जो ज़ख्मी हैं उनको मदद दे रहे हैं। आपको पता होता है स्कोप ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या है, फिर आप उसके हिसाब से अपने वसाइल लगा के उसको ठीक कर रहे होते हैं। लेकिन जब वबा फैलती है, जब WHO जब कह दे कि ये एंडेमिक है, तो फिर हमें उसे एंडेमिक की तरह ट्रीट करना है, हमें उसे एक मुश्किल की तरह नहीं ट्रीट करना। सिर्फ अब देखें, हमारे पास अद्वियात जो हैं वो और ममालिक की बनाई हुई हैं, हमारे आलात और ममालिक के बनाए हुए हैं, हमारी जितनी तहकीक है वो दूसरे ममालिक की बनाई हुई है। तो हमारे इलाज भी वही होने चाहिए कि जो दूसरे ममालिक ने किए हैं या तरक्की याफ्ता ममालिक के हैं। दुनिया में जो ममालिक हैं वो सूनर और लेटर वो लॉकडाउन की तरफ गए हैं और उसकी बड़ी हैवी पेनल्टी पे करके गए हैं। इटली की मिसाल हमारे सामने है, स्पेन की हमारे सामने है, ईरान की मिसाल हमारे सामने है। हमारे पास 3 महीने का हेड स्टार्ट था, हमने उसमें नहीं किया, हमने उसमें अपनी फ़्लाइट्स को कंट्रोल नहीं किया, हमने आमदोरफ़्त का कंट्रोल नहीं किया, हमने जो आने जाने वाले लोग हैं बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं उनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया। हमारी जो क्वारंटीन फैसिलिटीज़ हैं वो क्वारंटीन कम और इन्फेक्शन कैरियर फैसिलिटीज़ ज़्यादा साबित हुई बाद में। जिस तरह से हमने इतलाक़ किया उनके ऊपर के लोग निकल के इधर उधर फिर रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, तो वो क्वारंटीन का मकसद ही ख़त्म हो गया। उसमें लोगों का भी कसूर है और उसमें उन लोगों का भी कसूर है कि जिन्होंने वो सेटअप किया। मैं समझता हूँ कि हमारी सूबाई हुकूमतों में सिर्फ इस वक्त सिंध की हुकूमत है कि वो फ्रंट फुट पे आके इसको मान रही है सबसे पहले कि हाँ हमारे पास ये मुश्किल है, क्योंकि जब तक मैं मानूँ ना कि मेरे से ये मसला है तो मैं उसका इलाज नहीं करवा सकता, मैं उसका इलाज नहीं कर सकता। तो हमें हर तरह से लॉकडाउन अपना खुद से करना पड़ेगा पाकिस्तानी कौम को। अगर आप ये वायरस के मतलब एक बात मैं आपको बता दूं कि ये आपके घर में आएगा आपकी वजह से, आप इसको लेकर आएंगे, ये खुद से नहीं आएगा। वहाँ पे गेट खोल के अंदर नहीं आ रहा ये कोई, या दरवाज़ा खोल के अंदर नहीं दाखिल हो रहा। जब आप अगर 2 हफ्ते के लिए पूरे मुल्क में एक दूसरे से अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इसका जो स्पाइक है उसको आप सबसाइड कर लेते हैं और उसके बाद हम फिर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त हुकूमत के करने के जो काम थे लॉकडाउन के अलावा वो ये थे कि लोगों के बिजली के, गैस के, फ़ोन के, ये जो है पानी के, ये बिल्स 3 महीने के लिए ख़त्म कर दें कि लोगों के ऊपर ये बोझ ना हो। वो प्राइवेट स्कूल्स को ये कहते हैं कि यार तुम फीसें ना लो, हम तुम्हें 50% दे देंगे या 60% दे देंगे ताकि तुम तनख्वाहें देते रहो अपने टीचर्स की। हम वो लोड हम गवर्नमेंट के ऊपर ले रहे हैं, या 6 महीने के लिए तुम्हारे ऊपर टैक्स कोई नहीं लगेगा। वो लोगों ने जो लोन्स दिए हैं, जो लोग अपनी किस्तें दे रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की, चाहे घर बनाने के लिए, चाहे अपना को कारोबार के लिए, वो उनके ऊपर छूट देते हैं, उनको 3 महीने के लिए एक SRO दें, कहें कि आज तमाम पिछली
एग्रीमेंट्स बैंकों के साथ हमारे नल एंड वॉइड है, अगले 3 महीने तक कुछ नहीं तुमने देना, 3 महीने के बाद पे तुम्हारा वही रिज्यूम हो जाएगा। हमारा प्रॉब्लम ये, हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे लोग आके हमारे लिए पॉलिसीज बना रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क में कभी जिंदगी नहीं गुजारी है, वो इधर रहे नहीं है, वो एक सूटकेस लेके बाहर से अंदर आए हैं और उसी एक सूटकेस के साथ खुदा न खास्ता उन्होंने बाहर चले जाना है जब उनका टाइम खत्म होना है तो। और ये सूटकेस ये जो है, ये पहले भी हम इस मुल्क में भुगत चुके हैं। जो इस मुल्क में रहने वाले, इस मुल्क में अच्छे और बुरे को सफ़र करने वाले लोग हैं ना, हमें उनको जो है ना लाना चाहिए था सामने और उनको पता हो। मसलन अगर स्टेट बैंक का गवर्नर आके मुझे एक तोता मैना की कहानी सुना रहा है कि कारोबार शुरू करने के लिए हम ये करेंगे तो ये होगा, 7% पे कर्जे देंगे तो ये करेंगे। अरे कर्जा ले कौन रहा है तुमसे इस वक्त? कौन मांग रहा है इस वक्त? कारोबार शुरू करने की बात हो रही, तो फैक्ट्री लगाने लगा इस वक्त किसी भी मुल्क में दुनिया के। इस मुल्क को तो छोड़ दें आप। तो प्लीज़ अपने आप को क्यों इतना डिटैच रखा हुआ है? और वो कौन सी आप जो है आपके इर्द गिर्द अगरबत्ती है कि जो सूंघ के आपको ये सारे ख्यालात आ रहे हैं, अच्छे अच्छे ख्यालात आ रहे हैं? आपको पहले इस वबा से निपटना है, कारोबार और फैक्ट्री नहीं लगानी। आपने ये काम करना है कि आप कहें कि हर वो कंपनी जो अपने मुलाजमीन को फारिग नहीं करती या उनकी तनख्वाहों में कटौती नहीं करती, हम उसको ये मुराद दे रहे हैं ताकि लोग जॉबलेस ना हों, ताकि लोगों को घरों में बैठ के भी तनख्वाह मिलती रहे, ताकि लोगों को घरों में भी बैठ के अपना जो है उनके मसाइल का हल होता रहे। कुजा इसके क्या आप कह रहे हैं हम 7% पे कर्जे दे रहे हैं तो ये कर रहे हैं। और जहाँ तक फीसद का ताल्लुक है तो पूरी दुनिया ने 0% भी कर दिया हुआ। कोई इतनी क़यामत खेज़ वो बात नहीं आप कर रहे। आप तो यहाँ से हॉट मनी की जो परसूट है डॉलर्स की, वो नहीं रोक सक रहे कि पूरी दुनिया में तेल की कीमत जो है बुरी तरह तहबाला हो चुकी है, लेकिन आपका डॉलर जो है वो फ्लाइट पकड़ रहा है, इसलिए कि लोग यहाँ से खरीद के बाहर निकाल रहे हैं उसको। अभी भी उनको यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है और आप अपना जो है वो उसको नहीं कंट्रोल कर सक रहे, तो आप लोगों को बता रहे हैं कि फैक्ट्रियाँ लगाओ। अब मैंने वज़ीर आज़म से पर्सनली भी मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे तब भी कहा और आज मैंने उनकी स्पीच में भी देखा कि जी हम ट्यूसडे के दिन कंस्ट्रक्शन के ऊपर स्पेशल मुराद देने लगे हैं ताकि उससे फौरी तौर पे जॉब्स निकलेंगी और लोग आएंगे, उनको रोज़गार कारोबार मिलेगा। ये वो बड़ी अच्छी बात है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को तो 6 महीने पहले आपको सपोर्ट करना चाहिए था, जब सारे कह रहे थे, रियल एस्टेट वाले भी, कंस्ट्रक्शन वाली भी। लेकिन इस वक्त अगर लोगों का झमघटा आप लगवाते हैं वो इंसेंटिव दे के, तो वो ह्यूमन चेन तो हम खुद बनाने में मदद कर रहे हैं, जिसको हमें तोड़ना है वबा को रोकने के लिए, उसको थामने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए। सो प्लीज़ अब हमें खुद मिलकर, अगर हमारे ऊपर वाले ये नहीं सोच रहे, मसलन सूबाई हुकूमत का काम मोर देन एनीथिंग एल्स उनका काम था कि वो अभी आज भी मुझे पता चला इतवार के दिन जी उस्मान बुज़दार साहब एक मीटिंग कर रहे हैं कि क्या क्या हमें करना है। अरे बाबा ये मीटिंग तो आपको 3 महीने पहले जब खबर आई थी तब कर लेनी चाहिए थी। अब आप खाक मीटिंग खेल रहे हैं और एक मीटिंग के बाद आप थक जाते हैं, फिर आप बैठ जाते हैं। नहीं, खुदा के लिए मीटिंग का टाइम ख़त्म हो गया। आपके इक़दामात क्या हैं, आपने वो क्या किया? आपके जो पार्लियामेंटेरियंस थे, आपके जो ओहदेदारान हैं, आपके जो काउंसलर्स हैं, आपके जो वुज़रा हैं, उनके ज़िम्मे आप एक डिस्ट्रिक्ट लगाए ना, उनको कहे ना कि यहाँ खाने की तरसील और चीज़ों के अशिया की तरसील जो है उनको मुमकिन बनाएं। मैं आपको बताऊँ, एक बहुत बड़ा गंदम का क्राइसिस आया था इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान पास 2008 में। मैं उस वक्त खुद भी वज़ीर था, मेरे पास कई वजारतें थी उस वक्त, एक से ज़्यादा। तो उस वक्त भी हालांकि बड़ी कमज़ोर हुकूमत, और ऊपर से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन हो गई थी, मुल्क में आग लगी हुई थी 3 दिन। तो बाकायदा फिर सिर्फ आसिफ जरदारी साहब ने जब आगे कहा कि पाकिस्तान खपे तो उस वक्त वो आगे थमना शुरू हो गई थी। तो उसके बाद ये फूड क्राइसिस शुरू हो गया था। तो हालांकि बड़े थोड़े से वज़ीर थे और इंटरिम के थे, उन सब की जिम्मेदारियाँ लगी 2 डिस्ट्रिक्ट हर वज़ीर को मिले, तमाम DCOs को, कमिश्नर्स को, ACs को, हर एक को पता था कि हमने इस पर कोऑपरेट करना है, पुलिस वालों को भी। और जाके 8 दिन के अंदर उस आटे की किल्लत को ख़त्म किया गया था। आप मुझे हुकूमत नहीं नज़र आ रही इस वक्त कहीं पे। मुझे वज़ीर आज़म के साथ भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं था तो मैंने वहाँ पे कहा चंद एक लोगों को, काशिफ अब्बासी को मैंने कहा, मेयर बुखारी को मैंने कहा, मैंने मुईद पीरज़ादा को कहा ये बात, हम सारे वहीं पे थे। मैंने कहा 6 लोग बैठे हैं वज़ीर आज़म के साथ, आप देख लें कि कौन कौन बैठा है। उनमें से एक भी इलेक्टेड आदमी नहीं था, एक भी इलेक्टेड आदमी नहीं था उनमें से। वो कहाँ गए जिन लोगों को हमने वोट दिया था? वो कहाँ है जिनको हम मैंडेट दिया था?
वो कहाँ हैं जिनके लिए हमने टेलीविजन पे लड़ाइयाँ की थी दूसरे लोगों से? वो लोग इस वक्त क्यों अंडरग्राउंड हुए हैं? वो क्यों इंतज़ार कर रहे हैं वो बरसाती मेंढक की तरह नमूदार होने के लिए कि जब ये बारिश थमेगी तो उस वक्त आएंगे और हमें सुनाएंगे, देखो देखो हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। इस वक्त कहाँ हैं? याद रखना है आपने इन लोगों को कि जिन्होंने इस वक्त अवाम का हाथ छोड़ा हुआ है। ठीक है, इदारे ही कर रहे हैं, अल्लाह करे कि वो कर लें, लेकिन अब हमें कम से कम जो करना है कि मुझे आपसे मिन्नत करनी है, तरले करने हैं, आपसे समाजत करनी है। आप मुझे अच्छा समझते हैं और आप मुझे बुरा समझते हैं, दोनों सूरतों में प्लीज़ अपने आप को अपने घरों तक महदूद रखें। ज़रूर जाएं बाहर अगर आपकी ज़रूरत है और वो इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। 2 हफ्ते का अगर हम ये अपने ऊपर एक सोशल रोज़ा रख लेते हैं तो शायद हम अपनी और अपने प्यारों की ज़िंदगी के लिए कोई अच्छी खबरें लाएं। बड़ा वक्त बदल रहा है, बहुत कुछ वक्त बदल रहा है। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में जो हम में से बचेंगे वो बताएंगे अपनी औलादों को कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। वी आर विटनेसिंग हिस्ट्री राइट इन फ्रंट ऑफ अस। मैं आज अपने कुलीग्स को बता रहा था कि दुनिया में 3 किस्म की चीज़ें जो हैं, ये तीसरी चीज़ है जो अब एक हमारे लिए हिस्ट्री का मार्क बन गई है। जैसे बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी, यानी आफ्टर द क्राइस्ट, और उस बाद 9/11, बिफोर एंड आफ्टर 9/11 लोगों की ज़िंदगी बदल गई। वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस बदल गई, ट्रैवल बदल गया, एयरपोर्ट्स की तलाशियाँ बदल गई, हर चीज़ बदल गई। वो वीज़ा ऑन अराइवल वगैरह बदलना शुरू हो गए। और अब ये तीसरा ये आप देखिएगा इसके बाद हमारी ज़िंदगी में कितनी तब्दीलियाँ आती हैं, सोशली भी और काम करने के एतबार से भी। अब वर्क फ्रॉम होम जो है वो एक मंत्रा बन जाएगा। लोगों को ये समझ आना शुरू हो गया कि इससे हमारी कॉस्ट भी कम होती है, खर्चा भी कम होता है, सब कुछ होता है और ये बदलेगा। हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत से टेलीविज़न चैनल्स अब बर्दाश्त ना कर सके लैक ऑफ एडवर्टाइजिंग, और बहुत से अखबारात को तो बंद होना पड़ेगा। उनकी अब वो इफादियत नहीं रही जो वेब पे हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो वेब सर्विसेज हों, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो कोई और हो। तो हमें भी अब आने वाले वक्तों के लिए अपने आप को बदलना है। लेकिन उससे पहले जान है तो जहान है ना। जान होगी, सेहतमंद होंगे तो हम कुछ आगे का मुकाबला करेंगे। तो ज़रूरी है कि आप अपना, अपने प्यारों का, ख़ास तौर अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, वबा से महफूज रहें। जहाँ तक मुमकिन हो सकता है अपना एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट 2 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए उसको बंद ही कर दें। मिनिमाइज़ क्या करना। मैंने अब इस टेबल पे हाथ रखा है, मैंने एक कप पकड़ा है, किसी ने चाय बनाई है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ से जब मैं उठूँगा तो मैंने अपना हाथ धोना है साबुन से। और इतनी देर में कोशिश ये करनी है मास वाइज उसके कि मुझे बहुत ज़्यादा कोई खारिश हो कान में, नाक में, तो मैं ना अपने मुंह को हाथ लगाऊं। ये सबसे अहम चीज़ें हैं। बच्चों को घुट घुट के प्यार करना छोड़ दें। थोड़े दिन ज़रा उस तरह से हाल वाल पूछ के प्यार कर लें। ये उनके लिए भी ज़रूरी है और आपके लिए भी। हमें खुद एहतियात करनी है। आई होप कि अल्लाह ताला हम सबको, एंड आई प्रे, इस मुसीबत से बिल्कुल महफूज रखें और जल्द अज जल्द इसको ख़त्म कर दें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।